बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। आपको वेलकम करेंगे अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद है मुज़म्मिल अली खान। और आज आयशा का बहुत फेवरेट दिन है। क्यों? क्योंकि बुकवर्म एक नेगेटिव कॉनिटेशन आ तो जाती है, बट एट द सेम टाइम जो मेलनकोलिक लोग हैं जिनको वर्ड्स इंस्पायर करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सेलिब्रेटरी वर्ड भी है, बड़ी सेलिब्रेटरी टर्म भी है। क्यों? क्योंकि यार बुक्स में आपको अपना आप देखने को मिलता है, आपको अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी देखने को मिलती है। रिफ्लेक्शन है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। वो ये कहते हैं कि अगर आप बुक पढ़ते हैं और बुक के अंदर आपको जो भी नजर आता है ना वो एक्चुअल में आपके अंदर मौजूद होता है, तभी यू आर एबल टू सी दैट। इसीलिए आपको पता है मैं कोई मौका जाने नहीं देती बुक के बारे में बात करने का। तो क्योंकि आज वर्ल्ड बुक डे है तो मैंने सोचा अपनी किताब जो आजकल मैं पढ़ रही हूँ उसको लेकर चलती हूँ, एंड दैट इज 2084। आई नो आपको 1984 जॉर्ज ऑरवेल याद आ गया होगा, लेकिन ये डिस्टोपिया या नॉवल नहीं है बल्कि ये एआई के ऊपर और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के ऊपर बुक है। अब जो मुताला है ना, बुक रीडिंग, मुज़म्मिल, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ज़िंदगी का सबसे बामानी तजुर्बा ये हो सकता है। जो किताबें पढ़ते हैं ना वो हज़ारों ज़िंदगियाँ जीते हैं, तो इसीलिए हमेशा किताब पढ़ने वाले बेचैन भी रहते हैं और उनकी बेचैनी सिर्फ और सिर्फ किताब ही पूरी करती है। अच्छा, इसके ऊपर ना एक बड़ी प्यारी बात कही थी और जॉन एलिया साहब ने कही थी, और उन्होंने कहा था कि इन किताबों में एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ जहन। यहाँ तक का जो जुमला है वो जिसको समझ आ जाए वो ये समझ सकता है कि किताब में डूबने की तासीर क्या होती है और क्यों ये इतनी जरूरी है। इसी के साथ दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई है। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये ज्यादती हो जाएगी अगर हम इसकी बात ना करें। लेकिन अब हमने एक शिफ्ट देखा है अपनी इस दुनिया के अंदर। हम बात करें अपने इस जमाने के अंदर बात करें तो हमें नजर आया है कि किताबों को छोड़कर एक प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग आया था जिसमें किताबें जो है ना वो दूर कर दी गई थी और कहा गया था कि जनाब आप डिजिटल लर्निंग करें, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। अब उसके असरात जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। एक रिसर्च हमारे सामने आई, अजीबोगरीब नेगेटिव असरात हैं वैसे, वो आपके सामने रख देते हैं। उसमें ये कहा गया कि तकरीबन 20 से 25% तक किताब पढ़ने वाले या तलबा जो है ना उनके अंदर लर्निंग की कमी देखी गई है जो डिजिटल लर्निंग करते हैं। 25%, जबकि लैपटॉप या दीगर डिवाइसेस के इस्तेमाल के दौरान तकरीबन 50% वक्त जो है ना वो गैर मुताल्लिका सरगर्मियों में ज़ाया हो जाता है। एंड ये होगा ही क्योंकि जब आपके पास फ़ोन या टैबलेट मौजूद है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किताब जब आप पढ़ते हैं ना तो सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब है, लेकिन जब आपके हाथ में फ़ोन है या लैपटॉप है या फिर टैब मौजूद है तो उस बच्चे के पास बाकी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, और बच्चे को आप रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, जब स्क्रीन पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चा, अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहा, नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इन तमाम प्रॉब्लम्स के दौरान मैं एक छोटा सा जो कि है ना वो कोट करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी ने आयशा मुझे एक बात कही। उसने कहा, चाचू आई डोंट नो व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव योर नी स्क्रैच्ड व्हाइल प्लेइंग। ओह माय गॉड। मतलब आप सबका बचपन में एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा, खेलते हुए गुजरा होगा, लेकिन हमारे पास आज के बच्चों में वो चीज़ मौजूद नहीं है और वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसी फ्रंट फुटेड कंट्री है कि जिसके अंदर से म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट्स और अब एस्ट्रोनॉट्स। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यूज़, प्लीज। अच्छा, वो जो आप शेर पढ़ती होती हैं अल्लामा इकबाल साहब का कि इस दुनिया से आगे वाला जो है वो वाला, आदमी खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। एक सितारे कहते हैं कि हमने साजिश करके इसको दुनिया में भेजा था, ये वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है। हुआ ये है जनाब कि चाइना ने अपने इंसानी खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को बतौर उम्मीदवार मुंतखब कर लिया है। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो अब ट्रेनिंग लेने के लिए चाइना जाएंगे। इन 2 पाकिस्तानियों में एक का नाम है खुर्रम दाऊद और दूसरे जो खुश नसीब है मोहम्मद ज़ीशान, जो चीन रवाना हो चुके हैं। और ये पेशरफ्त पाकिस्तान के खलाई तहकीक के सफ़र के अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत अहम संगे मील की हैसियत रखती है। और इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान उन चंद ममालिक के सफ़ में शामिल हो जाएगा जो इंसानी खलाई परवाज़ों के प्रोग्राम में बहुत ही एक्टिव रोल अपना प्ले कर रहे हैं। जी, बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान पहली बार चाइना जो है स्पेस स्टेशन से एक मिशन के अंदर शिरकत करने इस तरह से जा रहा है कि अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजा। हम लोगों ने सैटेलाइट्स पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया है, हमारी सैटेलाइट स्टेशन से गई हैं। अच्छा, अब ये जो है पाकिस्तानी खलाबाज जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, इन लोगों को हम स्पेस में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द स्टेप करता हुआ देखेंगे। आखिर में मुतवक्के है एक अदद बात के जिसके अंदर पाकिस्तानी खलाबाज जो हैं वो शिंजो मिशन के दौरान बतौर पेलोड एक एक्सपर्ट के तौर पर जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी सरंजाम दे रहे होंगे। और हमारे पास यहाँ पे वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कि हमारे पास इस न्यूज़ का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि हमारे पास वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इसके बाद जाने वाले मिशन की तैयारियां अभी से शुरू कर रहे हैं। फिटनेस टेस्ट के अंदर एक अदद खातून
एक यंग खातून भी शामिल है। तो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट वन ऑफ आवर सिस्टर्स, हमारी दोस्त कह लें, बहन कह लें, वो भी शामिल होंगी और इंशाल्लाह इस स्पेस मिशन में। वी कैन से कि पाकिस्तान जो है ना उसने भी कनात नहीं किया आलमी रंगों पर, पाकिस्तान भी अब एक्सप्लोर करने के लिए खला की वुसअतें एक बार। अच्छा, अच्छी बात पता है क्या, हम लोग टाइमली नारा मारते हैं, हम लोग जीत से पहले जीत का नारा नहीं मारते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको कोट करता चलूं। रिसेंटली एक अदद बड़ी फनी चीज हो गई। कामयाबी जो है ना वो बर वक्त आप अगर पहुंचने लगे और बिल्कुल करीब पहुंच गए और पहुंचने से पहले बस राइट बिफोर दैट मोमेंट अगर आप जश्न मनाना शुरू कर देते हैं ना, तो आप अपने आप को बड़े डेंजरस जगह पे डाल रहे हैं। क्यों? ये वो सबक है जिसका सामना अमेरिका में एक मैराथन में एक मैराथन रनर को, एक एथलीट को करना पड़ा। डेलावेयर एक एरिया है कि जहां पे डेलावेयर मैराथन जो कि है वो रनिंग फेस्टिवल हो रहा था और 2026 के इस मैराथन के दौरान ये एथलीट जब अपनी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने लगा तो बिल्कुल करीब पहुंच के जश्न मनाना शुरू कर दिया। विजुअल्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। और जो सेकंड नंबर पे था, he was believing in hard work and believing in hard work, इसने कहा कि मैं सेलिब्रेट करूंगा जब मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा फिनिशिंग लाइन देखिए, ये हमारे लिए फनी है और अब हम देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा लर्निंग है कि भाई लास्ट मोमेंट तक जब तक आप कामयाबी हासिल ना कर लें, आपको यकीन ना आ जाए कि आप कामयाब हो गए, तब तक आपने ना जश्न नहीं मनाना है, क्योंकि यू डोंट नो आपके साथ जो आपका कंपेटिटर मौजूद है ना उसके अंदर अभी कितनी जुर्रत, कितनी कुव्वत बाकी है, वो आपको पीछे भी छोड़ सकता है, जैसा कि इस बेचारे शख्स के साथ यहाँ पर हुआ है। बट ऑल्दो वो फाइनली पहुंच तो चुका था बहुत ही करीब, एक तरह से वो भी विनर ही है, लेकिन हम लर्निंग जो है ना उसको लेना बहुत ज्यादा मुनासिब समझते हैं कि लर्निंग होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए जीत से पहले जश्न नहीं मनाना, लेकिन जीत से पहले जश्न जो है ना वो तकरीबन 50 से 60 मरतबा ट्रंप मना चुके जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसके अंदर वो 50 से 60 मरतबा कह चुके होंगे हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने जो ईरान है ना उसको स्टोन एज में भेज दिया है या हम भेज देंगे। हाँ इस वक्त जो तबाह कर दिया है और एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के डेलीगेट्स थे, अमेरिका के वक्त वो आने के लिए तैयार थे और सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि ईरान की तरफ से कोई इनकरेजिंग न्यूज़ जो है ना वो आ जाए कि ईरान के लोग यहाँ पर आने वाले, ईरानी वफ्द यहाँ पर आने वाला है, ताकि बातचीत का मरहला, दूसरा मरहला शुरू हो सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अब हुआ यह है कि अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी तो हो गई है और अब मुज़ाकरात का इंतजार किया जा रहा है कि सेकंड फेज कब शुरू होगा। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि जुम्मे से कोई ये दौर जो है ना टॉक्स का वो शुरू हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, हो सकता है? आई थिंक हो सकता है। इस्लामाबाद के रोड क्लोजर्स अभी भी हैं, एक्सपेक्टेशन अभी भी जिंदा है, जो रूट्स लगे हुए थे वो अभी भी अपनी जगह पे हैं। तेहरान के साथ मुआहिदा तय पा जाए, तेहरान के साथ एक अदद बेहतरीन मुआहिदा चाहिए भी, अमेरिका की भी नीड है, ईरान की भी नीड है और क्योंकि दुनिया की भी ये नीड है तो जो तर्जुमान है व्हाइट हाउस के उन्होंने भी और सदर ट्रंप ने भी जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी, जो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ईरान से भी जवाब मिलने तक अभी लास्ट जो ईरान सारे सोशल मीडिया पे और वाइडली ईरानियन मीडिया खुद भी जो कोट करे वो भी ये कि ईरानियन डेलीगेशन भी यही कह रही है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एन एंड ऑफ दिस वॉर, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम डिफेंस में लड़ेंगे। ईरान डज नॉट वांट वॉर। अच्छा, मोहम्मद बाकिर गालिबाफ जो हैं, जो उस वफ्त का हिस्सा भी थे, जो पाकिस्तान आए और पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं ईरान के अंदर, उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक तरफ आपने ब्लॉकेट किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, दूसरी तरफ आप टॉक्स की बात करें तो ये बिल्कुल बेमानी बात हो जाती है। ये बहुत ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट को और बॉम्बिंग को एक साथ कहा है कि ये एक जैसी चीजें हैं। बिल्कुल ऐसी सारी सिचुएशन के ऊपर अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगेन हम जो है बैठकर इंतजार ही कर रहे हैं कि ये जो दो ममालिक के बड़े हैं ये आकर बैठे और पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही कर रहा है, तो वो रहता है ना कि बहुत ही एंटिसिपेशन के अंदर हम बैठे हुए कि जल्द से जल्द जो है ना ये खत्म हो जाना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, उनकी तरफ चलते हैं। अक्सर हमें ज्वाइन करते हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर, इस मोमेंट के अंदर जब हम देखें तो क्या रीड कर रही हैं आप और क्या हमें समझाएंगी, कितनी उम्मीद हमें रखनी चाहिए, कब क्या वाकई में ये दौर शुरू हो जाएगा जुम्मे से टॉक्स का एक मरतबा फिर? वालेकुम अस्सलाम। ये तो क्या हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बिल्कुल नई तरह की सफारतकारी शुरू की है और वो है ट्वीट डिप्लोमेसी। अब ये ट्वीट डिप्लोमेसी इतनी स्पीड पे होती है कि बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उससे किस तौर रिस्पॉन्ड किया जाए। तो जो लेटेस्ट उनका ये है कि उन्होंने एक ट्वीट और की, एक जरीदे को इंटरव्यू किया और फिर हम सब जुम्मे की बाज़गश्त सुनने लगे कि जुम्मे को शायद अगली नशस्त हो जाए, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सब कुछ बहुत फ्लूइड है, चाहे आप फॉरेन ऑफिस से बात कर लें, चाहे आप ईरान में बात कर लें।
आपको कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, इस्लामाबाद ज़ाहिर है फ़ोटो रेडी है कि अगर ये चीज़ मटेरियलाइज होती है तो वो उसको एज अ परफेक्ट होस्ट, एज अ परफेक्ट मीडिएटर फैसिलिटेट को तैयार है। लेकिन जी मेरा जो ईरान का इस वक्त माइंडसेट हुआ है ना, वो मुझे लगता है कि वो कोई भी डेट जो प्रेसिडेंट ट्रंप बताएंगे या इनिशिएट करेंगे वो उस डेट पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि ये डिक्टेशन है। तो वो शायद चाहते हैं कि कोई म्यूचुअली अग्रीड डेट हो बिहाइंड क्लोज डोर्स और फिर उसका अनाउंसमेंट हो। देखिए, हम समझ रहे थे मंडे को भी कुछ हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, वेंसडे को हो जाएगा, अब जुमे की बात हो रही है। बट जो कंसोलिडेशन की ज़रूरत है दूसरे फरीक से, वो कंसोलिडेशन नहीं आई है। हाँ, ये खुशाइंद बात है जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जंग बंदी है, लेकिन कुछ वाटर्स पे थोड़ी हीटिंग अप भी है। शिप्स पकड़ी जा रही हैं। फिर ईरान ने, आपको पता है कि तकरीबन जीत का जश्न बनाया, मिसाइल्स को डिस्प्ले किया। लेबनान का जो फ्रंट है इजराइल के साथ, वहाँ पे भी थोड़ा हीटिंग अप है। तो बिल्कुल आप समझिए कि ये जो ट्रूस है या ये जो सो कॉल्ड, डॉक्टर साहब, एक चीज़ है जो यहाँ पे पूछना जायज़ बनती है, और वो ये है कि अगर इजराइल वाली साइड से और अमेरिकन पार्टी की साइड से हमेशा हमने ये देखा है कि जब सीज़ फायर होने लगता है तो सैकड़ों मिसाइल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मार दिए जाते हैं, कभी लेबनान पे, कभी जो भी कोई मुल्क उनका टारगेट होता है। राइट बिफोर द सीज़ फायर एक बड़ा अटैक कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद ये जो पुश एंड पुल शुरू होती है, तुम पीछे हटोगे तो हम पीछे हटेंगे, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। एक वेस्टर्न साइड से पुश दी जाती है। वेस्टर्न मीडिया इस टाइम पे कह रहा है कि ट्रंप साहब की जो एक लेगेसी बनने जा रही थी अच्छी, अब वो नहीं बन पा रही, कुछ सवालात का शिकार हो गया। आपको लग रहा है कि ये क्लेम्स जो हैं वो सब्सटेंशियल हैं, कि वो अब फेस सेविंग कैंपेन पे चले हुए हैं, चाहते हैं कि जब वो जाएं ऑफिस से तो अपने पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री छोड़ के जाएं जो लोग याद करें भाई बहुत बहादुर थे? वो फेस सेविंग पे भी हैं, वो डैमेज कंट्रोल पे भी हैं, क्योंकि देखिए ये जो जंग इन्होंने बगैर कांग्रेस की मर्जी से की ना, तो प्रेसिडेंट ये कर सकता है, लेकिन उसकी भी लिमिट 60 दिन होती है। सही। तो वो 60 दिन पूरे हो जाएंगे इस जंग के ये शुरू हुए हुए, और अगर ये इसको कांग्रेस के पास नहीं ले जा सकते तो इस पर अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठ जाएगा। और जाहिर है मिड टर्म इलेक्शंस भी राउंड द कॉर्नर हैं, तो इन सम वेज प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी में नजर आते हैं और ईरान किसी जल्दी में नहीं है। इनफैक्ट ईरान अपनी गारंटीज चाहता है। ईरान इस निगोसिएशन में जो गया है वो इससे अपना मैक्सिमम मफाद हासिल करके उठना चाहता है, जिसमें शामिल है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, उसका जो नुकसान हुआ है उसके रिटर्न्स। उसने अभी कहा है कि जो मेरे एसेट्स हैं जो बहुत सारे मुल्कों में इस वक्त फ्रोजन है, यूके में, नीदरलैंड्स में, अमेरिका में, इंडिया में, जो उसकी ऑयल के पैसे हैं जो उसको नहीं ट्रांसफर हुए हैं सैंक्शंस की वजह से, वो चाहता है कि वो पैसे मुझे ट्रांसफर किए जाएं। इसी तरह वो हुर्मस के ऊपर, समझिए हुर्मस तो एक तुर्क का पत्ता ईरान के हाथ लग गया ना। ईरान को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि हुर्मस का ब्लॉकेड ग्लोबली इतना पेनफुल हो सकता है कि शायद वो ईरान के लिए तैयार से ईरान आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बार्गेन पोजीशन में राइट नाउ लगता है कि इतने मजबूत पत्ते हैं उसके पास कि वो अपनी बातें मनवा सके, इतना लेवरेज है राइट नाउ? देखिए, लेवरेज ईरान के पास फॉर द मोमेंट लगता है, लेकिन एसिमेट्री ऑफ पावर है। और जो मुझे खदशा है वो ये कि कहीं ईरान जो है इट्स नॉट पंचिंग अबव इट्स वेट। ऐसा ना हो कि ये जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये ईगो की नज़र हो जाए। अमेरिका तो इस वक्त कंसिलेटरी मूड में है, उनके डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, तो मुझे लगता है कि ईरान को भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर कर जो आने वाली निगोसिएशंस हैं वो उनको फाल करने दें और वो आएँ ताकि बात बनी रहे। क्योंकि अगर पीस प्रोसेस पूरा डिरेल हो गया तो फिर तो सबका नुकसान है, और आई डोंट थिंक कि ईरान भी फॉर एवर वॉर अफोर्ड कर सकता है। तो
देखिए तभी अमन बनता है जब दोनों फरीकैन जो हैं तो ये वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं, ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ईरानी रिजीम राइट नाउ फ्रैक्चर्ड है। ऐसा आपको भी लगता है कि ईरान के अंदर भी इस वक्त एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं है कि मुज़ाकरात में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये कौन कौन सी शराइत मनवानी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता अगर ईरान की रिजीम फ्रैक्चर्ड है, लेकिन जो हमें जो दूसरी तरफ खबर आती है वो ये कि वो सब रॉक सॉलिड जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस ईरान से प्रेसिडेंट ट्रंप 2025 में इंटरैक्ट करते थे ना, जो जिनीवा टॉक्स में बैठा था, जो कतर में बैठा था, या जो बैक इन द डे JCPOA में बैठा था, वो ईरान और आज का ईरान बहुत मुख्तलिफ है। जिस ईरान के साथ वो आज डील कर रहे हैं वो ईरान ज़्यादा हार्डलाइनर है, और जो पासदारान हैं, जो उनका मिलिटेंट विंग था सोटू से, जो ज़्यादा हॉकिश था, उसका असर अब उनकी अस्करी क़यादत पे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर कोई लीडरशिप थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र दिखाती है इंटरनली ईरान में, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सो ईरान इस वक्त जो एक मसला मुझे नज़र आता है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद उस ईरान की ग्राउंड रियलिटी से भी डाइवोर्स्ड हैं। बट हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है कि ईरान को भी अपना जो वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उनको कोई अपना प्रपोजल भेजना है, वो प्रपोजल भेज दें, और वो ऐसा प्रपोजल हो कि देखिए हर एक को फेस सेविंग चाहिए। अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए, ईरान को भी फेस सेविंग बिफोर वी लेट यू गो, एक सवाल छोटा सा मैं आपसे पूछना, लेट गो अ बिट, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट करें, एक ओवरआर्चिंग MOU कर लें, फिर टेक्निकल सेशंस में डिटेल्स मैनेज हो जाएं, लेकिन एक ये तो रहे ना कि पीस प्रोसेस जो है वो डिरेल नहीं हो रहा, वो अपनी डगर पर चल रहा है। इस वक्त खदशा ये है कि अगर इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस अपनाई गई दोनों पार्टीज की तरफ से, तो पीस प्रोसेस डिरेल ना हो जाए, वो तो पूरी दुनिया के लिए फ्रैक्चर आपको अमेरिका की तरफ तो नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि वहां पर ये फ्रैक्चर की जो बात की है ट्रंप ने ईरानी रिजीम के बारे में, ये फ्रैक्चर कहीं आपको अमेरिका के अंदर नजर तो नहीं आ रहा? क्योंकि पहले वो आर्मी के एक जनरल को हटा दिया गया, और अब ये खबर आई कि सेक्रेटरी ऑफ नेवी को हटाया गया है। अमेरिका में जी, अमेरिका में डिफरेंट बात है ना, अमेरिका में इस वॉर की कोई ओनरशिप नहीं है। अमेरिका में थिंकिंग प्रोसेस ये है कि ये जंग हम पर इजराइल की वजह से हमें इस जंग में घसीटा गया। ईरान कहता है मैंने ये जंग शुरू नहीं की गई, मैं तो निगोशिएशंस में था, ये जंग मुझ पर थोपी गई है। ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और जो स्पेस ईरान ने 39-40 डेज जंग में रह के हासिल की है, ये स्पेस उसके लिए बहुत क्रूशियल है, ये जगह उसको दोबारा नहीं मिलेगी, तो वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहता है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ईरान अपना हैंड ओवर प्ले ना करे। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो जो डैमेज दूसरी साइड पे है, डॉक्टर साहब जो डैमेज दूसरी साइड पे है, अमेरिका की साइड पे, वो उनके डिफेंस बजट की स्पेंडिंग के अंदर और हाइक के अंदर नजर आ रहा है, और किस तरह से टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ आएगा वो उसमें नजर आ रहा है। बट थैंक यू, आपने मॉर्निंग में से अपना वक्त निकाला। डीप टॉपिक है, मजा आता है सुनने का, और आपसे सुनने का तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ऑलराइट, सो आयशा, आपको लगता है कि जो हजारों अरबों डॉलर का जो बजट आ रहा है नेक्स्ट, और जिस तरह से अमेरिका के अंदर टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ आ रहा है, कि ये बोझ भी डिस्कस करना जरूरी है वॉर का पूरा एस्पेक्ट अपनी नजर में रखने के लिए? अच्छा, ट्रंप अपने आप को एंटी वॉर कहा करते थे, और अब हुआ यह कि 15,000 अरब डॉलर के साथ अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े दिफाई बजट की तफसीलात जो है अमेरिका के अंदर वो सामने आ गई है। और पेंटागन ये बता रहा है कि आधा दिफाई बजट नए जेट तैयारों पर खर्च होगा, लड़ाका बहरी जहाज़ों पर खर्च होगा, और गोल्डन डोम के लिए मुख्तस किया जाएगा, जिसमें मिसाइल्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, मसनूई जहानत के लिए भी फंड्स जमा किए जाएंगे और फराहम किए जाएंगे, और फौजी हलकारों की तनख्वाहों के अंदर 7% तक इजाफा भी किया जाएगा। यहाँ से ना आपको प्रायोरिटीज़ का पता चलता है कि वो बजट या वो पैसा जो शायद अमरीकी अवाम पर लगना चाहिए था, वो तमाम उन लोगों पर लगना चाहिए था जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूं वो ये है कि ईरान ने कहा था कि देयर आर्मीज डू नॉट वांट टू गो टू वॉर, देयर ट्रूप्स डू नॉट वांट टू सेट फुट ऑन ईरान, और ईरान ये भी कह रहा था कि इनके जहाज F-35s एंड व्हाट नॉट वो भी तबाह हुए हैं। अब रिप्लेसमेंट की जरूरत उन खबरों की तस्दीक कर रही है। विद दिस वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, और जब वापस आते हैं तो और सेगमेंट्स के साथ आपको वेलकम करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के
बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो होता ही है कि जब दुनिया बदलती है ना मुजम्मिल साहब, तो ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बदल जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हम किस तरह से कमा रहे हैं, प्रोफेशंस तब्दील हो जाते हैं, बहुत सारे ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम नए जो है ना वो भी इनकॉर्पोरेट हो रहे होते हैं, जैसा कि दुनिया भर में हुआ। और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं रहा। और वो ये था कि फ्री लांसर्स की जो मार्केट है ना, इस वक्त हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आलमी मार्केट के अंदर राज कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है और जितनी तेजी के साथ आमदन में इजाफा हो रहा है ना। अगर हम इस 9 महीने की सिर्फ बात करें 2025 से 2026 के अंदर 50% का इजाफा हुआ है। कितनी कमाई कर लिया हमने? हम लोगों ने 856 मिलियन का फिगर टच कर लिया। 856 मिलियन, 856 मिलियन डॉलर्स। और हम लोग 1 बिलियन वाले फिगर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत तेजी से आदाद शुमार के मुताबिक 2026 की तीसरी तिमाही तक पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने 856 मिलियन डॉलर्स कमाकर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50%, 50%। कोई भी बिजनेस आपको 10-12% से ऊपर मार्केट में दे, आप भाग के जाके पैसा डालेंगे, 50% इंक्रीज करके दिखाया है। सर्विसेज का ये बड़ा फायदा होता है। सर्विसेज का ये बड़ा फायदा होता है। बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल जी, ये आमदन जो है 567 मिलियन डॉलर थी अगर हम लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें, यानी कि एक साल के दौरान 289 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इस कामयाबी के पीछे ना सिर्फ नौजवानों की डिजिटल महारतें यानी कि उनका बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसियां अपनाई गई, जो इनकरेजमेंट दी गई, उसने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये एक्चुअल नंबर है? क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स से हमने बात की वो ये कहते हैं कि ये तो ट्रांजैक्टेड अमाउंट है 856 मिलियन डॉलर, लेकिन इसके साथ ऐसी भी हमारे पास ट्रांजेक्शन मौजूद हैं जिनका फिलहाल रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं। मजीद डिटेल्स जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन साहब, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, मुबारक हो आपको, क्या जबरदस्त कामयाबी है। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है इसके ऊपर काम रहे हैं माशाल्लाह से पिछले 3 साल से 4 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ ने वो कर दिखाया है जिसकी हमें अब पाकिस्तान की यूथ से उम्मीद थी। अच्छा सर, मैं ना फ्रीलांसर्स की तरफ से एक अदद शिकवे का इजहार करके और फिर मैं मीठी मीठी बातों में जाऊंगा। वो ये है कि इंटरनेट की स्पीड से ना खुश होते हैं हमारे फ्रीलांसर्स। इसके बाद मैं बात शुरू करता हूँ। बात ये है कि ये जो हमारे पास फिगर है 856 मिलियन डॉलर्स का, इस 856 मिलियन डॉलर्स को आप क्या देख रहे हैं कि ये किस तरह से ये 1 बिलियन की तरफ जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा, ये हम कितनी जल्दी अचीव कर लेंगे? देखिए 9 महीने में 856 मिलियन डॉलर का से अगर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगले 3 महीने में तो बड़े आराम से 1 बिलियन डॉलर बच्चे हमारे यूथ जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स हैं वो क्रॉस कर लेंगे। अब इसको ये देखना है कि 23 लाख बच्चे इस वक्त कमा रहे हैं पाकिस्तान में। अगर आप एवरेज आउट 200-500 डॉलर भी पर मंथ करें तो ये 2-2.5-3 मिलियन डॉलर पर मंथ बनता है। तो हम साल में ये जो एक्चुअल कमाई जो ये पाकिस्तान पैसे नहीं ला रहे, ये तो 3-1 बिलियन डॉलर है जो जिसको हम अचीव कर सकते हैं। ये जो 1 बिलियन डॉलर से बड़े आराम से हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ IT से, स्टेट बैंक से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। हो रहा है काम, बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत तेजी से ये बच्चे जो हैं वो अपना काम, अपने पैसे पाकिस्तान लेके भी आ रहे हैं, उनको समझ भी आ रही है, उनको बैंकिंग चैनल्स में सहूलियात मिल भी रही हैं। बट बहुत सारा काम आगे होने वाला है, उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। आपने क्या सजेस्ट किया अभी तक इब्राहिम साहब, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे देखने वालों के साथ। हमारे साथ हो सकता है कोई फ्रीलांसर्स आपको देख रहे हो राइट नाउ, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे फ्रीलांसर्स का कॉन्फिडेंस जो है ना पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पॉलिसीज के ऊपर बढ़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट जी, जो सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो ये है कि जो पेमेंट सिस्टम्स हैं जिसके तहत पाकिस्तान पैसे आने हैं उसकी सहूलत इनेबल करनी है। अब जैसे स्विफ्ट है और बहुत सारे और चैनल्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, पेयोनियर है, बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो इतने आसानी से पाकिस्तान पैसे आते ही नहीं है, उसमें पैसे कट जाते हैं बहुत। स्विफ्ट जैसे $200 अगर मंगाएं तो $35 हर ट्रांजैक्शन पे कट जाता है। तो ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई एग्रीगेटर, पाकिस्तानी कंपनी, कोई पाकिस्तानी फिनटेक या कोई पाकिस्तान वन लिंक जैसे है या हमारा पेपा कार्ड है या कोई भी एग्रीगेटर 3-4 कंपनीज को अलाइन करें
जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ जैसे फाइवर, अपवर्क है जहां से काफी पेमेंट आती है, या अमेरिकन बैंक्स हैं जहां से काफी सारी पेमेंट आती है, उनके साथ हम पाकिस्तानी कंपनी को कनेक्ट हो जाए, बजाय से कि हम बीच में पेनियर को रखें, किसी और कंपनी को रखें। हम पाकिस्तानी बैंक या पाकिस्तानी फिनटेक अमेरिकन किसी चैनल के साथ या पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ या जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट हो एक तो इंटरनेशनल मार्केट का प्रॉब्लम है, एक कम कंपटीशन है, दूसरा ये है कि अगर हम लोग ये प्लेटफॉर्म बनाने लगे, आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर को बनाने दिया जाएगा इस तरह का प्लेटफॉर्म कि जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक प्राइवेट चैनल के थ्रू आ रहे हैं? देखिए बैंक्स में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ ही रहे हैं ना, जैसे हबीब बैंक है, अलाइड बैंक है, यूबीएल है, कोई बैंक कनेक्ट हो जाए, फिर हमारे ईएमआईज हैं, सादा पे है, वहाँ बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शन तो हो ही रही है। तो वो उनको अगर हम उनकी हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट कर ले, स्टेट बैंक कर ले और वो जाके डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, तो हमें बीच में पेनियर जैसे कंपनीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इब्राहिम साहब एक सवाल मेरा छोटा सा ले लीजिएगा, बिकॉज वक्त हमारे पास शॉर्ट है और मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप जरूर कमेंट कर दीजिए। वो ये कि हर कुछ अर्से के बाद एक अफवाह के लिए स्पेकुलेट किया जाता है कि जी टैक्स लगने वाला है शायद फ्रीलांसर्स के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है ट्रस्ट डेफिसिट का, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रीलांसर्स वो आना नहीं चाहते हैं, वो इस तरफ अपने आप को शो नहीं करना चाहते, रजिस्टर नहीं होना चाहते। क्या ये भी एक रीजन है आपकी नजर में, और इस सिलसिले में किया क्या जा सकता है? ये फियर है, रोज हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें महीने हम सुनते हैं क्योंकि टैक्स आ जाएगा, कोई टैक्स लगा देंगे, या जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ESFCA अकाउंट इनेबल किया हुआ है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 50% जो पेमेंट आती है, रेमिटेंस आती है, वो फॉरेन करेंसी में रख सकते हैं। तो वो जो फॉरेन करेंसी में वो रख सकते हैं उसको वो स्पेंड भी कर सकते हैं, उसका डॉलर डेबिट कार्ड इशू होता है फ्रीलांसर्स को। एक तो इसकी आउटरीच, ये पैगाम फ्रीलांसर्स को, पाकिस्तानी यूथ को पहुंचाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, और ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि आप पे टैक्स नहीं लगेगा यूथ को, फ्रीलांसर्स को, और आपके जो डॉलर्स आएंगे वो आप उसको 50% उसको खर्च कर सकते हैं बगैर किसी हेले हुज्जत के। ये मैसेज था वैसे जो लेजिस्लेटर्स है ना उनके लिए। थैंक यू सो मच इब्राहिम अमीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, इशू तो नहीं करेंगे, एक अच्छी खबर है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी फ्रीलांसर्स हैं तो कंग्रेचुलेशंस, और अच्छा काम कीजिए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, स्पेशली डिजिटल इकोनॉमी, उसके अंदर आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। और जी वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस सेगमेंट के अंदर जिस तरह से जाने से पहले फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात हो रही थी, अब होगी आपकी बॉडी की हेल्थ के बारे में बात। और हम अक्सर बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें जो सुनते आ रहे हैं, जो हम सब ने सुनी है, मछली है तो दही नहीं खानी साथ उसके, या दूध नहीं पीना, आपकी स्किन के ऊपर पैचेस आ जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, बीफ है तो उसके साथ कोई और चीज़ नहीं खा सकते। इसी तरह से जो ग़िज़ाई हिदायत हैं ये हम लोगों ने ज़रूर सुनी होती हैं। मछली और दही के अलावा हमने अंडे, और अंडे के साथ और चीज़ें खाने के जो नुकसानात हैं, केला खा लिया अंडे के बाद, जी उससे कुछ प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाएगा। पिछले 5-6 साल से मेरे नाश्ते के अंदर अंडा और केला शामिल होता है ना। आई डोंट नो, मुझे लगता है आई एम फाइन। व्हाट डू यू थिंक, आई एम फाइन और नॉट? ओह यू आर फाइन, यू आर फाइन। लेकिन ये कि इस तरह के मिथ्स, क्या वाकई इसके अंदर कोई सदाकत है या इनको सिर्फ मिथ्स ही कहना चाहिए? तरबूज खाने के बाद धूप में जाने से मैंने नोटिस किया है कि प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मतलब उस तरह की चीज़ें, कुछ आप खाने खाओगे और आप बाहर धूप में जाओगे, मौसम आपका दो करेगा, उसके साथ होता है प्रॉब्लम, बट देन अगेन हर किसी के लिए ये चीज़ कॉमन नहीं है। अच्छा, करेले के बाद आप दूध ना पिएं, प्याज के बाद आप गुड़ ना खाएं, इस तरह की बातें भी की जाती हैं। अब ये बातें वाकई में इनके अंदर कोई सच्चाई है, या इसका कोई असर होता है, या फिर नहीं होता, या फिर वैसे ही हमने अपने जहन के अंदर ना इस चीज़ को बिठा कर रखा हुआ है? आई पर्सनली बिलीव कुछ होता है, थोड़ा बहुत देखते हैं, मुझे लगता है कि नहीं होता है। डॉक्टर शगुफ्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि मुजम्मिल ठीक है या मैं ठीक हूँ। उनकी तरफ चलते हैं, मेरी बहुत ही फेवरेट है और बड़े मजे की हमेशा इनसे बात रहती है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये जो वियर्ड फूड कॉम्बोज हैं, कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ वाकई में वियर्ड है कि मछली के बाद दूध और दही वगैरह का ना, ये ठीक है नहीं है, क्या मेडिकल रियलिटी क्या है? मेडिकल रियलिटी क्या एग्जैक्टली? ठीक है, देखें, जब हम खुराक की बात करते हैं ना, तो खुराक, इंडिविजुअल खुराक की बात होती है और एक कलेक्टिव खुराक की बात होती है। अगर आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो आप जैसे अभी करेले और बीफ और दूध बातें कर रहे थे, वो इंडिविजुअल खुराक के अपने इफेक्ट्स हैं जो वो बॉडी में देती है। ठीक है। हम जनरली जो देखते हैं ना, वो ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं एक मील का, खुराक का। आपने पूरा खाना खाया, फर्ज कीजिए आपने रोटी, अंडा, कीमा, भुजिया खाई और उसके ऊपर आपने लस्सी पी ली, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है।
ठीक है। अगर आपने उसके अंदर करेला खा लिया था, अभी पता नहीं आपने कौन कौन से कॉम्बिनेशन बोले, और थोड़ा सा कोई दूध की चीज खा ली तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो उसका आउटकम है, इसको हम मेटाबोलाइट कहते हैं। जब एक खुराक इस्तेमाल होती है या बर्न करती है या जब जलती है बॉडी में, तो उसका जो प्रोडक्ट है उसको मेटाबोलाइट कहा जाता है। तो जब एक खुराक छोटी सी खुराक दूसरी छोटी सी खुराक से मिलती है, तो जो उसका मेटाबोलाइट बनता है वो 0.001% होता है, एंड इट डजंट अफेक्ट द बॉडी। शायद 50 साल के बाद करेगा। लेकिन जब आपके मील के कॉम्बिनेशंस गड़बड़ हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी कौम का मसला है, और यही एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस की बेस भी है कि मैं सिर्फ लोगों के कॉम्बिनेशंस को ठीक कर रही हूँ। मैं आपको और उसकी वजह से हम पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी बीमारियां, जिनको NCDs कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की लिस्ट में टॉप पर आते जा रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़ शामिल है। आप जानते हैं बहुत सी बीमारियां हैं, उसमें मील्स के कॉम्बिनेशंस का चक्कर है। मैं आपको चंद मोटे मोटे कॉम्बिनेशंस बताना चाहूँगी जो पाकिस्तानी प्रैक्टिस करते हैं। हम खानों के बाद चाय पीते हैं, नाश्ते के बाद हमने चाय पीनी है। अब ये जो चाय का एक कप है ना, आपने पीछे जो एक बड़ा मज़े का अच्छा सा शायद सेहतमंद नाश्ता खाया, ये उसको ख़राब कर देगा। क्योंकि चाय का एक कप जो खाने के बाद या नाश्ते के बाद आएगा, वो नाश्ते की कलेक्टिव खुराकों की एब्जॉर्प्शन को तकरीबन 50% हैम्पर कर देगा। और वो लोग जो हैबिचुअली, आप शायद जानते होंगे कि पाकिस्तान में अनीमिया बड़ा प्रिवेल कर रहा है। चले, लड़कियों में होना, औरतों में होना इज कॉमन, लड़कों में देखा जा रहा है, आदमियों में देखा जा रहा है, क्योंकि कल्चरली हमारी कुछ ईटिंग हैबिट्स हैं जहां हम उन खुराकों को मिलाते हैं जो आपस में कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं मील की कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल खुराकों की कंपैटिबिलिटी मेरा की बड़ा बात नहीं इंटरेस्ट कर की बात आपने कर दी, स्पेशली चाय के बारे में। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। ये जो स्पेशली नाश्ते के अंदर चाय है कि नाश्ते के साथ चाय पीना, क्या इसके अंदर कुछ गैप देना चाहिए जो प्रॉपर एक ऑर्डर बनेगा, या फिर किस तरह से आपको फिर नाश्ता करना चाहिए? क्योंकि हम तो बचपन से यही देखते हैं, अम्मी अब्बू ने भी यही किया, दादा दादी भी ऐसी करते थे, बहन भाई भी ऐसी करते थे, हमें भी यही आदत पड़ी हुई है। सही, आपकी बिल्कुल बात सही है कि कल्चरली हम लोगों ने ये देखा। लेकिन आप ये भी गौर करें कि आपके दादा दादी जो थे वो चाय ऐसे नहीं बनाते थे जैसे हम बनाते हैं। चाय दम पे बना करती थी। मैंने अपने ज़माने में टिकोजी देखी हुई है, वो अलग अलग मिल्क पॉट, वो सारा कुछ होता था। दैट इज़ द रियल प्रोटोकॉल फॉर टू मेक टी। अगर चाय सही बनी हुई होगी तो फिर भी हम टॉलरेट कर जाएंगे, क्योंकि चाय इतनी टॉक्सिक नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से चाय हम पिछले 15-20 सालों से बना रहे हैं, वो चाय इटसेल्फ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और वो फिर बाकी खाने की एब्जॉर्प्शन को ख़राब करती है। असूल ये, अब जो असूल मैंने मतलब कोई 15-20 सालों में फिर डेवलप किया और देखा कि उससे रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। आप चाय या तो पहले पी लें, जब आपने नाश्ता शुरू करना है, सिर्फ उससे 5-10 मिनट पहले पी लें। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आपका नशा नहीं टूटेगा कि आपने चाय नहीं पी, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। और चूंकि मेरे बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो चाहे आप अपने मील को शुरू करने से सिर्फ 5-10 मिनट पहले पी लें, या और पीनी है आपने चाय तो अपने मील के 1.5-2 घंटे बाद पिया करें। अब आपने एक छोटी सी एहतियात की और अपने खाने की एब्जॉर्प्शन को आपने सीधा कर लिया। वही खाना जो आप पहले, मत चेंज करें अपना खाना भी, वही कुछ खाते रहें जो आप पहले खा रहे थे। आप देखेंगे आपके अंदर ताकत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, एक और मज़े की बात जो हमारी कौम के अंदर है, हम बड़े गैसी लोग हैं। आपको पता है ना, हमें गैस बहुत होती है, हम ब्लोटेड कौम है। हमारे बारे में हर मरीज आगे कहता है डॉक्टर ग्वेलिंग बेलीज एंड व्हाट नॉट। अच्छा मैम, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, मोहम्मद बिलाल, और रावलपिंडी से हैं वो, तो उनकी कम्युनिकेशन आपसे करवाते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है अपना जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कौन सा खाने का कॉम्बिनेशन है जो आपको पसंद आता है और आप नहीं खाना चाहते? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो है, जो बंदा नाश्ते के चाय के साथ ही नाश्ता करता है, ठीक है। अब चाय के साथ ही हम रोटी खाते हैं, रोटी या पराठा चाय के साथ। बिलाल, टाइम शॉर्ट है, सवाल आपका पहुंच गया, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। मैम, चाय के साथ ही किया नाश्ता, तो ऐसे लोगों के लिए चाय में डिबो की पराठा खाना या रोटी खाना, आई थिंक वो इसकी बात करें, तो क्या वो भी ठीक नहीं है डॉक्टर साहिबा? नहीं ठीक है। आप कभी कभी कर सकते हैं। चाय बंद ही रहेंगी मेरी।
आप कभी कभार ये जो शौक है ना, ये हमारे कल्चरल शौक हैं। आप पराठा डिप करके चाय कभी कभी पी सकते हैं। मैं उस इलाके के, आई डोंट नो ये कहाँ से हैं, बट केपी के भी पेशेंट्स को देखती हूँ काफी, तो मैं यही देखती हूँ कि उनको बड़ा बुरा लगता है जब उनके पराठे और चाय को बंद किया जाता है। जरा करके तो देख लें ना। आप चाय को जरा 5 मिनट पहले ले लें, और वो जो पराठा है, मैं आपको बड़े मजे का मशवरा दे देती हूँ, उस पराठे के अंदर थोड़ा सा अचार डाल के एक रोल बनाएं और वैसे खाली खा लें। अब देखें आपकी तबीयत, आपके पेट में गैस, आपकी तबीयत में गुस्सा खुद ठीक होना शुरू, आपके जोड़ों में से जो ये क्रैकलिंग आवाजें आती है ना, जो कड़च कड़च होती है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। स्वेलिंग से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स कौन से खाने हैं जो पैदा करते हैं और कौन से खाने हैं जो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ब्लोटिंग से आगे फिर वो इन्फ्लेमेशन वाले मामला शुरू हो जाते हैं। सही नहीं, मैं बिल्कुल चाय वैसे रोक नहीं रही, क्योंकि चाय के बड़े लोग होते हैं। आपका चाय टाइम ठीक करें। चाय इज हीलिंग, अल्लाह ने उसमें शिफा रखी हुई है। हम उसकी हीलिंग खराब कर देते हैं उसके टाइम और उसके कॉम्बिनेशन की वजह से। तो चाय मैं मना नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ पहले पी लें 5-10 मिनट या 1.5-2 घंटे बाद पीते जाएं जितने भी कप आपने पीने हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशंस गलत हों तो ब्लोटिंग होती है, ठीक है? गलत कॉम्बिनेशंस में ब्लोटिंग होती है। आप नाश्ता करें, आप खाएं पराठा अंडा, ऊपर से लस्सी का, मीठी लस्सी का गिलास पी लें, ब्लोटिंग कोई 6 घंटे तक चलेगी आपकी। कुछ मैदे की चीजें, वाइट फ्लावर जो है वो ब्लोटिंग करता है, जिसमें खमीर होता है, जिसमें यीस्ट होता है, वो करता है। हमारा जो उबला हुआ चावल है, जिसकी हमने 6 दफा पिच निकाली होती है बड़ी अक्लमंदी दिखाते हुए, उससे ज्यादा कोई और बुरा गैस बनाने वाला हमारे कल्चर की खुराक नहीं है। उबले हुए चावलों को खाना ही अगर, तो ऐसे खाएं, ऐसे पकाएं कि उसका पानी उसमें एब्जॉर्ब कर दें, ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। आपका शुगर आपके रिस्क की तरफ नहीं जाए। मैं सिर्फ ब्लोटिंग गैस की बात नहीं कर रही, मैं एक्चुअली डायबिटीज प्रिवेंशन के भी कुछ आपको रूल्स बता रही हूँ, जिसमें से सबसे बड़ा कल्परेट हमारे कल्चर में उबला हुआ चावल है, जो हम पानी निकाल के, स्टार्च निकाल के बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये शुगर्स जो है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, अब हमारे पास फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, काफ़ी इनके भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर नीचे होते हैं। सेफ तरीका, जैसे तरबूज हो गया, अगर उसकी तरफ आए, क्या उसके साथ पानी पीना मना होता है, पिया जा सकता है, नहीं पिया जा सकता? किस तरह से सेफ कंजम्पशन फ्रूट्स की किस तरह से करें? आपने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली तरबूज का जिक्र किया है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि तरबूज के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वाई? द रीजन इज तरबूज का इट्स सेल्फ वाटर कंटेंट बड़ा हाई है। जब उसका वाटर कंटेंट हाई होगा तो आप बॉडी का एक, मतलब उसके अंदर एक वाटर बैलेंस है, और अगर वाटर बैलेंस गड़बड़ हो जाए ना, तो बॉडी में एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। अब आपने एक ऐसा फ्रूट लिया जो तकरीबन 60-65% वाटर, उसके ऊपर मजीद पानी पी लिया, तो आपने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, बॉडी उस पानी को निकालने की कोशिश करेगी, आपको उल्टी आ सकती है अगले 2-3 घंटे के अंदर, क्योंकि वो पानी निकालेगी वाटर बैलेंस को स्टैटिक रखने के लिए। इसलिए मना किया जाता है कि हाँ, तरबूज के बाद और खीरे के बाद भी उसमें भी पानी ज्यादा है, कि आपने पानी नहीं पीना है। अच्छा, एक और कॉम्बो जो है डॉक्टर साहिबा, वो बहुत ही कॉमन है, सबने तकरीबन सुना होगा, मछली के बाद दूध या मछली के बाद दही। क्या ये वाकई में नहीं करना चाहिए, या फिर ये भी हमने सिर्फ बनाया हुआ है, एक रिवायत चलती आ रही है कि ये नहीं करना? अच्छा, ये मैं इसको ढूंढती रही हूँ, मुझे वैसे मिला नहीं है कि ये मना है, और मैं फिर यही कहती हूँ कि जी ये हमारी सिर्फ पाकिस्तानी मछलियों के लिए है और पाकिस्तानी लोगों के लिए है। बहुत से कल्चर ऐसे हैं जहाँ थ्रू आउट द ईयर, जैसे आप जो हमारे ठंडे इलाके, फिनलैंड की एक मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, शी सेड नो, हम तो कभी कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, और कहती है हम तो खाते ही, हमारा तो स्टेपल है फिश। तो ये कुछ मिथ हमारी कल्चरल मिथ है, और कहा यह जाता है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप की फिश है, एक आदि कोई टाइप की फिश है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, अगर कभी बाय चांस वो खा ली तो कुछ ऐसा हो सकता है, वो भी दूध के साथ, दही के साथ नहीं है। दही की चटनी आप ले रहे हैं, आप दही का रायता ले रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, और ये बल्कि मैं कॉमनली बड़ा सालों से प्रिस्क्राइब भी कर रही हूँ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो एहतियाती तौर पे, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल, we have adopted this as a nation also, so psychologically कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए एहतियाती तौर पे अवॉइड करें। लेकिन बाकी दुनिया की मछलियों को कोई मसला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की मछली और पाकिस्तान के लोगों को मसला है। पाकिस्तान के अंडों को केले से तो मसला नहीं है, ये जरा बता दीजिए, क्योंकि ये भी एक कॉम्बो हमारे सामने आया था कि अंडे के साथ केला मत खाएं।
नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आपको पता ही है जो पुडिंग शुडिंग बनती है उसमें अंडा और केले इकट्ठे भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बल्कि कुछ अच्छा मैम, शेक्स अगर बनते हम हैं लोग जिसमें प्रोटीन वो अंडा कंजम्पशन की भी बात करें, हमारे पास जो बच्चे बहुत ज़्यादा फिटनेस इंक्लाइंड हैं और जो हमारे पास यंग अडल्ट बहुत ज़्यादा फिटनेस इंक्लाइंड है आजकल, उनको पुश किया जा रहा है इस करंट साइंस के मुताबिक टू कंज्यूम अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन जो पहले लोग कंज्यूम नहीं किया करते थे अपनी लाइफ्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट 12 एग्स अ डे, आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ अ केजी ऑफ बीफ। Really? हाँ जी, तो ये चीज़ें सेफ हैं या नहीं और है? ये कार्निवोर डाइट्स जो अब नई कुछ आ गई हैं, इंट्रोड्यूस हो गई हैं, उनके बारे में बताएं, वो भी सेफ हैं? नहीं, देखें आपने ये जो हाफ अ केजी ऑफ बीफ कहा है ना, अगर मैं आपको बताऊं, और मैं यहाँ कोट करूंगी कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की रिकमेंडेशन है कि साल में एक दफ़ा बीफ खाना चाहिए। हमारा जो प्रोटीन का सोर्स है इट शुड बी मेजरली फ्रॉम प्लांट्स, यानी दालें, चने, लोबिया, बेसन, अंडे। अंडा इज सेफ, तो फॉर प्रोटीन यस अंडा इज सेफ। और मैं ब्रॉथ से, बच्चे आते हैं जाहिर है, ये मेरे पास भी आते हैं फॉर देयर बॉडीज, तो मैं दही इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दूध से कभी मसल डेवलप नहीं होता, क्योंकि ये मैं देखती हूँ इन बच्चों को, दही मसल की टोन बड़ी अच्छी करता है। मैं किलो उनको दही खिला देती हूँ, 6-8 अंडे देसी खिलवा देती हूँ, यखनी के 2 कप्स देती हूँ, चने एंड लोबिया। बीफ का रिस्क मत लें, क्योंकि हम ना जनरली, अगर मैं आपको बताऊं, विच इज नॉट अ गुड न्यूज़, प्यूरिन्स भी होते हैं, यूरिक एसिड भी होता है, बहुत कुछ है जो बच्चों की सेहत को खराब कर लेता है। हार्मोनल इम्बैलेंस लड़कियों में हो जाता है, पीसीओएस के बहुत सारे इश्यूज हैं जो स्टार्ट होते हैं। मैम शॉर्ट ऑन टाइम, आई अपोलोजाइज, बट थैंक यू, आपने अपनी सब में से वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे इसी मामले में। हाँ भी प्रोटीन डाइट वाली आयशा, मैं प्रोटीन अंडे जो है ना, उन्होंने कहा है कि वो सेफ है, वो मैं खा सकती हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। बीफ के ऊपर आपको एहतियात करनी है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात करेंगे एजुकेशन की, और एजुकेशन के बदलते हुए स्टाइल की। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, और वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है डिसीजन का वक्त पे ना लिया जाना। हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ इतने ज़ोर से गए कि पिछला जो कुछ था, जो हज़ारों सालों से इंसानों को एजुकेशन के करीब लेके आ रहा था, हम लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी, जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी को अपनाने के बाद पता चले। अब स्वीडन अपनी तालीमी पॉलिसी में एक बड़ा तब्दीली का फैसला लेके आ रहा है, और वो फैसला जो कि है वो डिजिटल लाइफस्टाइल और लर्निंग से हट के फिजिकल लाइफस्टाइल और फिजिकल लर्निंग की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसके अंदर बुक्स, कॉपीज, पेंसिल्स एंड पेन्स आर कमिंग बैक, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बुक्स इज दे स्मेल अ सर्टेन वे। आपको ताज़ी किताब की खुशबू जो है ना, वो एक नशे की तरह लगती है, आपको जिंदा होने का एहसास भी दिलाती है। और व्हेन इट कम्स टू फोन्स और फिर डिजिटल लर्निंग की बात आती है, वो एक तरह से कहा जाता है कि आपके लिए एक्सपीरियंस ब्लॉकर भी बन जाता है, कि आप अपनी इर्द गिर्द की जगहों से बिल्कुल जैसे लाताल्लुक होकर बैठ जाते हैं। खैर, पहले स्टोरी आपके सामने रखें, देन इसके ऊपर अपना तबसरा रखेंगे कि हुकूमत ने, स्वीडन की हुकूमत ने प्री स्कूल्स में टैबलेट्स की जो लाजमी शर्त थी उसको कर दिया है खत्म, और स्कूलों में मोबाइल फोन्स लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ जो सिलेबस है उसके फ़रोग के लिए, निसाबी कुतुब यानी कि बुक्स के फ़रोग के लिए 2.1 अरब जो है ना वो मुख्तस भी किए गए हैं, जबकि 2028 तक एक नया निसाब भी मुतारिफ करवाया जाएगा। ये फैसला इस पस मंज़र में किया गया है कि 24% तलबा बुनियादी पढ़ने की सलाहियत हासिल नहीं कर पा रहे, जिसका जिक्र हमने आगाज़ में भी किया था। और PISA प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में भी कमी देखी गई है। नाकदीन अब ये कह रहे हैं, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इससे तलबा मुस्तकबिल की नौकरियों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, जहाँ 90% मुलाजमतों में डिजिटल महारत ज़रूरी होगी। और ये बहस दरअसल इस बात पर मरकूज़ है कि रवायती तालीम के फ़वाइद और डिजिटल महारत के तकाज़ों के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। नाउ माइंड यू, स्वीडन जो है एक ऐसा मुल्क है जो वर्ल्ड रैंकिंग में एजुकेशन के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, यानी कि टॉप पोजीशन के अंदर आता है। वहाँ पर अगर ये तब्दीली आ रही है तो फिर वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत फोकस किया जा रहा है, बहुत जोर दिया जा रहा है कि डिजिटल लर्निंग की तरफ जाएं, क्या हमें अपने कोर्स को चेंज करना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए, या फिर एक बैलेंस हमें रखना चाहिए? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एजुकेशनिस्ट हैं आयशा रज़ाक साहिबा, उनको वेलकम करेंगे। आयशा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। माइंड साइंस एक्सपर्ट हमारे पास डॉक्टर मोई साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस शो विद योर प्रेजेंस, द बोथ ऑफ यू, एंड गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अच्छा, बुक्स के बारे में बात करें, कॉपीज के बारे में बात करें, फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो टू डॉक्टर साहब विद माय क्वेश्चन। सर, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं और आप जिस चीज़ से अपने माइंड को मुतारिफ करवा रहे हैं, फिजिकली उसको टच करना व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बुक्स का ताल्लुक क्या है?
बुक्स जो है वो आपको फितरत के करीब करती है। एक हमारे 5 सेंसेस में एक सेंस है, उसे कैनेस्थेटिक कहते हैं। कैनेस्थेटिक जो है वो टच का सेंस है, और जब टच करते हैं आप किसी चीज को, जो कि किताब है जिसमें से खुशबू भी आ रही है, जिसके अंदर आप महसूस कर सकते हैं उसकी मोटाई को, उसकी दुबला कितना है, पेज कैसा है, तो आपका ब्रेन जो है वो टच की वजह से पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने एजुकेशन को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि एजुकेशन के साथ आम तौर पर जो लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर्स हो, IT स्पेशलिस्ट हो, उनकी वाबस्तगी इल्म के साथ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पढ़ा इसलिए है कि उनको जॉब मिले और वो जो माश है उसके लिए कोशिश करें। तो माश के साथ साथ जो वाबस्तगी होती है इल्म के साथ, वो इल्म के साथ वाबस्तगी नहीं रहती, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीका या फिर इंसान की एसोसिएशन उन चीजों के साथ नहीं होती जो फितरत से बहुत करीब। आपको पता है किताब फितरत से कितने करीब है? किताब कागज है, कागज लकड़ी से बनता है, लकड़ी दरख्त से आती है, दरख्त जमीन के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि किताब को जब आप छूते हैं तो आप फितरत से बहुत करीब होते हैं। तो एक तो ये एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि किताब के साथ एक अटैचमेंट होती है, जैसे दोस्त के साथ होती है, जैसे वालिदैन के साथ होती है। ये मेरी किताब है, मगर ये नहीं कहेंगे ये मेरा टैबलेट है, बिकॉज टैबलेट के अंदर डॉक्टर साहब ये मुजम्मिल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एक गवाह हैं। इन्होंने 2 रोज पहले मेरी एक किताब मुझसे मांगी, तो मैंने कहा वो मैं किताब नहीं दूंगी, आपको नई खरीद के दे दूंगी, क्योंकि वो मेरी किताब है, उसमें मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। मैं ना एक एजुकेशनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूंगी, इसीलिए आयशा भी हमारे साथ है। आयशा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, और पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं मौजूदा दौर में डिजिटल लर्निंग की तरफ बहुत जोर दिया जा रहा है, और एक ऐसे एक प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम भी शुरू किया गया जो यूनिसेफ के साथ मिलकर किया गया। दूसरी तरफ हमें वेस्ट नजर आता है, स्वीडन जैसी कंट्रीज जो वापस आ रही हैं किताब की तरफ। मेरे लिए तो आज वर्ल्ड बुक डे भी है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर आपको क्या लगता है कि हमें कोई बैलेंस चाहिए जिसमें डिजिटल लर्निंग भी हो और बुक भी हमारे हाथ में मौजूद रहे, बुक को हाथ में पकड़ के हम डिजिटल लर्निंग करें? क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, स्वीडन का भी जो केस है ना, वो आपको उस पर नजर आता है कि जब इस तरह की पॉलिसीज अनाउंस होती हैं कि हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, डिजिटल बुक्स मुतारिफ करवानी है, आपको पता है आमतौर पर ये एजुकेशनिस्ट तो ये फैसला नहीं लेते, आमतौर पर ये पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स ये फैसला लेते हैं। और वो उनके केस में भी आपको नजर आया है कि उन्होंने वो एक तरह का जैसे ओवरनाइट चेंज कहते हैं ना, वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि एकदम फिजिकल बुक हटा ही दें क्लासरूम से और हर चीज डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर दें। नाट्स की ट्रेनिंग थी ना, स्टूडेंट्स तैयार थे। और बहरहाल हमें पता है जो रिसर्च हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कि जब आप फिजिकल बुक से पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी जिस तरह से जुड़ती हैं, आपके न्यूरल पाथवेज, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से होती है वो वैसे डिजिटल सेंसेस एक्टिवेट होती हैं। राइटिंग जब आप पेन पेपर से करते हैं तो आपको पता है कि आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है। राइटिंग का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी मेमोरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग से होता है। आपने जैसे पीसा का वो बारे में बात की कि उनको नजर आया है कि लिटरेसी के अंदर बच्चों के स्कोर बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ना सिर्फ ये, उनको नजर आया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप स्क्रीन टाइम ज्यादा करते हैं। ADHD, फोकस के इश्यूज बहुत ज्यादा इन ममालिक में बच्चों के अंदर नजर आ रहे हैं। तो बात लेकिन दैट सेड, आयशा, आपकी दूसरी बात की तरफ, जब भी कोई ऐसी बात होती है, और स्वीडन के केस में भी ये बात नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को कह रहे हैं कि बिल्कुल आप निकाल दें, वो भी अब बैलेंस की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहरहाल कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अब हम 1980 की दिहाई में वापस तो जा नहीं सकते हैं, कंप्यूटर्स को बिल्कुल बैन तो कर नहीं सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आगे की इकोनॉमी के अंदर बच्चों को ये तैयारी चाहिए। बात बैलेंस की है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जियोग्राफी ऐसा है, मैथ ऐसा है, साइंस ऐसा है, जिसको जब आप पढ़ाते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप सिमुलेशन से, थ्रू कंप्यूटर्स आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए बिल्कुल जहां जहां जरूरत है आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये फैसला कि टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस स्टेज पे इस्तेमाल करना है, आई थिंक किसी भी और टूल की तरह ये एक एजुकेशन प्रोवाइडर, एक टीचर का फैसला होना चाहिए कि मुझे अपनी क्लासरूम में अपने कोर्स वर्क के अंदर। मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है आयशा, यहाँ पर बिल्कुल ठीक आप बात करें, आई एग्री विद यू। मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है डॉक्टर साहब, कि एक बच्चा जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, छोटा है,
अभी भी स्वीडन में भी प्री स्कूल की ही बात की जा रही है, उसके लिए लर्निंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसी दुनिया की जो कि रियल वर्ल्ड है? क्या उसको उस यंग एज के अंदर ही वर्चुअल वर्ल्ड से मुतारिफ करवा देना की फितरत वाली बात से जुड़ा है या नहीं है, या फिर एक बार होना चाहिए कि इस एज के बाद बच्चों को मिलनी चाहिए टेक्नोलॉजी तक एक्सेस? देखिए जी, पहली चीज तो ये है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, उनके बारे में कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग वहाँ रहते हैं। एजुकेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब वहाँ एजुकेशन का लेवल जो है, वहाँ जहाँ उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ उन्होंने फौरन मुतारिफ करा एक नई चीज तो नहीं थी, पुरानी चीज को वापस लाए। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए दो चीजें जरूरी है, किताब, एक पेंसिल। आप देखें, आपका बच्चा जब दुनिया में आता है तो पहली चीज किस तरह सीखता है? टच से। माँ गोद में लेती है, वो जो टच करती है माँ, या वो माँ को टच करते हैं, वहां से उसके ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज या सिनेप्सिस बनना शुरू होते हैं। ये टच उसके लिए जिंदगी में कोई भी नई चीज सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको ADD या ADHD होता है, तो वो सुनते नहीं है। अच्छा सर, ये ADD और ADHD वाली बात पे थोड़ा सा डबल डाउन कीजिएगा कि ये जो अटेंशन स्पैन है, ये टेक्नोलॉजी और फास्ट टेक्नोलॉजी, अब आपने ऐसे लिखना है चैट GPT और 1 सेकंड में ऐसे तैयार हो गया, समरीज आ गई आपके पास, तो अटेंशन स्पैन कितना खराब हो रहा है इन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से बच्चों का? बिल्कुल खराब हो रहा है। एक तो चीज है कि आप अपने बड़ों का भी हो रहा है। बिल्कुल, ब्रेन इज लाइक अ मसल, जितना आप मसल यूज करेंगे आपका मसल बनेगा। जब आपके साथ तमाम चीजें रेडीमेड बनती है, चैट GPT हो गया, कोई भी चीज आपको, तो फिर आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल क्यों करेंगे? इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, आज आपको अपने दोस्त का फोन नंबर याद नहीं, क्योंकि वो सारा सेव है। पहले आपको मुंह जबानी सारे नंबर याद होते थे क्योंकि आपको डायल करना पड़ता था। तो जितना आप ब्रेन को यूज करेंगे, ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। अब आपने ब्रेन को यूज ही करना बंद कर दिया। तो असल चीज जो मैं चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने ये ममालिक है, वहां एक चीज ये समझी गई है। पहली चीज तो ये कि 5 साल की उम्र से पहले बच्चा स्कूल ना जाए, ये तो मस्ट है कि 5 साल में जो डेवलपमेंट घर में होती है माँ के साथ, आपको पता है 7 साल की एज के बाद बच्चे की मुकम्मल शख्सियत बन चुकी है, तो उसके बाद ही नेवर लर्न्स एनीथिंग आफ्टर द एज ऑफ 7। 7 साल के बाद नई चीज नहीं सीखता। अब ये 5 साल आपने जो बच्चों को देना था, वो आपने उसको स्कूल भेज दिया, 3 साल की उम्र में भेज दिया। तो घर के अंदर जो तरबियत थी, एसोसिएशन थी, अटैचमेंट थी, माँ बाप के साथ जो था वो खत्म हो गया। तो आइडियली ये जो टेक्नोलॉजी देनी चाहिए बच्चे को, मेरे नजदीक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 15 या 16 साल के बाद बच्चे बहुत खूबसूरत। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं इसके ऊपर मिस आयशा का भी लेना चाहता हूँ पर्सपेक्टिव। ये तो आपका एज अ डॉक्टर, माइंड साइंस एक्सपर्ट आ गया। अब मैम आप बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे की 5 साल तक लर्निंग, और उस लर्निंग के बाद आप स्कूल भेज रहे हैं और आप बच्चों को एक स्लो पेस्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, इसके बारे में एक एजुकेशनिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में ये कॉन्टेक्स्ट पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वैसे तो मुनासिब बात है कि 5 साल की उम्र तक ज़ाहिर है बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, घर में बहुत कुछ सीख लेता है। 2 से 5 आपकी 2 साल की उम्र तक ही इतनी ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी होती है। आपको पता है बहुत बच्चे जो हैं वो लिटरेसी घर से ही सीख कर जब वो स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमारे पास डिस्पैरिटी बहुत है। हमारा जिस तरह का मुल्क है जहाँ पे 50% लोग आपके अंडर पॉवर्टी लाइन है, लोगों के पेरेंट्स वेल एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ इस बात से कि 5 साल की उम्र तक शायद घर में आप जो हमें टेस्टिंग में और जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि जो बच्चे जिनके पास तो जो हैव्स जो हम कहते हैं, जिनके घर में पढ़े लिखे माँ बाप भी हैं, किताबें भी हैं, आसपास की एनवायरनमेंट में वो लिटरेसी भी सीख लेते हैं, न्यूमरेसी भी सीख लेते हैं, उनके लिए तो बात ये शायद किसी हद तक ट्रू हो सकती है। लेकिन जिन बच्चों के पास ये एक्सेस घरों में नहीं है, इस तरह की कम्युनिटीज में वो नहीं है, वो स्कूल आते हैं तो दे आर लैगिंग मच बिहाइंड जो उनके बाकी जो पीयर्स हैं, जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और डिस्पैरिटी की, जैसे कि आपने खुद कहा, लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के असरात की बात कर रहे हैं बच्चों के ऊपर के। एक चीज डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आयशा, मेरा सवाल ये ले लीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब का भी कमेंट लेकर आपके पास आऊंगी, और वो ये कि हम जो स्कूल्स हैं या हमारा तालीमी निज़ाम है वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है? क्या बच्चों के पास वो अपॉर्चुनिटीज खेलने कूदने की मौजूद होती हैं जो कि उनका बुनियादी हक है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कि उनको फ्री प्ले की इजाज़त दी जानी चाहिए? क्या हमारे स्कूल इसका इंतजाम करते हैं या सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लर्निंग की तरफ उनको भेज कर और बरी जिम्मा हो जाते हैं? डॉक्टर साहब, आप कमेंट कर दीजिएगा क्या कहना चाह रहे थे, देन आयशा से इसका जवाब लेते हैं।
जैसे पाकिस्तान की तो बात ना करें, पाकिस्तान में स्कूल इज अ बिजनेस। 2-2.5 साल के बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं, जबकि उसकी जो ग्रोथ उस वक्त जरूरी है घर के अंदर। दूसरी चीज जापान के अंदर 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। दीन में भी एज की एक तादाद है कि इस एज के बाद जो बच्चा जो है वो पढ़ाई करने जाएगा। मुझे समझ नहीं आती हम किस रिसर्च की बात करें दुनिया के अंदर, एक्सेप्ट फॉर सम यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के अंदर बच्चे को जल्दी स्कूल भेजते। बाकी जो बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं, खासकर मैंने जापान की बात की, वहां ये समझते हैं कि स्कूल अगर बच्चा 5 साल के बाद जाता भी है तो वो स्कूल जो है उसके अंदर एथिक्स, उसमें मोरालिटी, उसमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ना कि किताबें और ये सब चीजें। सर्वाइविंग स्किल्स सिखाई जाती है डॉक्टर साहब। जी सर्वाइविंग उसके बाद एथिक्स स्किल्स सिखाई जाती है। बिल्कुल आयशा, वी आर आउट ऑफ टाइम, प्लीज 10 सेकंड्स में प्लीज कंक्लूड कर दें। जी हम अपने आप को ना जापान से कंपेयर कर सकते हैं, ना स्वीडन से कर सकते हैं। बहरहाल इस बात पे हम बहस नहीं करते। आपका जो दूसरा सवाल था, सॉरी आयशा, आपने सवाल किया था इससे पहले जी, जब आप डॉक्टर साहब की तरफ से मैं बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए हमारे स्कूल्स क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं? नहीं, इंटरेक्शन का मौका मिले, खेलने कूदने का मौका मिले? नहीं, आपको पता है कि हमारे पास स्कूल्स के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। फ्री प्ले का ना हमारे घरों के अंदर कॉन्सेप्ट रह गया, ना स्कूलों के अंदर कॉन्सेप्ट रह गया। आपके पास प्लेग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास उस तरह का टाइम ड्यूरिंग द डे अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड प्ले या विदाउट एनी स्ट्रक्चर प्ले जो है, सिवाय जो आपकी 30 मिनट की ब्रेक होती है, उसके अलावा आपको पता है कोई खास स्कूलों के अंदर तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आयशा, थैंक यू सो मच। इट्स हाई टाइम कि हम अपने बच्चों को फोन बेस्ड चाइल्डहुड से निकालकर प्ले बेस्ड चाइल्डहुड के अंदर वापस लेकर आए। माँ बाप की भी तो लेजीनेस है ना, खेलना कूदना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, टीचर्स मुझे देख रहे हैं, एक बुक मैं रेकमेंड करूंगी जो मैं मेरे ख्याल से अपने ऑफिस में सबको कर चुकी हूँ, द एंशियस जनरेशन बाय जोनाथन हाइट। इसको लाजमी पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा कि कहाँ पर मसला हुआ हमारी जेनजी के साथ और नई आने वाली जनरेशन के साथ। डॉक्टर मुईज, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आयशा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी सेगमेंट्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस। की बात खुश आमदीद। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी हम तब्दीलियां देख रहे हैं, उसमें एक तब्दीली ये भी है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है ना, वो एनर्जी सेक्टर पर कम से कम रिलाय करना चाहता है और इस सिलसिले में ट्रांजिशन हो भी रही है। और पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोबा जो है, वहाँ पर हम कुछ तब्दीली आती हुई देख रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ की भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जैसे EV पॉलिसी हमें याद है, जिसके मुताबिक 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि ऑलमोस्ट 30% हमारे पास जो व्हीकल्स मौजूद होना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि उस सिलसिले में अभी तक काम कुछ नहीं किया गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ियाँ, आपकी बाइक्स, आपके ऑटो रिक्शाज या जितने भी ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स मौजूद हैं वो EV पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना बहुत ज़रूरी है। और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सवालात जो आम आदमी जिसके जवाब नहीं दे सकता, उन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे पास आज एक अदद ऑटो इंडस्ट्री के लीडिंग फिगर्स में से एक अदद सीनियर हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, मशहूद खान साहब। उनको पहले अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं अपने शो पे। मशहूद साहब, सर गुड मॉर्निंग। जी सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मशहूद, ये जो करंट कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान तो फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि कम्प्लीटली रिलाय नहीं किया जा सकता है ऑयल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, और उसका ऑल्टरनेट ये है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ चले जाएं। इसने एक मरतबा फिर से ज़रूरत पर जोर दिया कि पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से काम होना चाहिए, लेकिन उतनी तेज़ी से काम EV पॉलिसी होने के बावजूद नहीं हुआ है। क्या स्टेटस है राइट नाउ अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें, EV से रिलेटेड या फिर इस ट्रांजिशन से रिलेटेड? देखिए, इस वक्त जो सिनेरियो आपने बयान किया, इसमें नो डाउट अभी हम कोशिशों में हैं कि पाकिस्तान इसमें की रोल प्ले करे और कोई सोल्यूशन निकले। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी एक अलग चीज़ है। आप 45-50 डेज में देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बुरा हिट हुआ, और जाहिर है जो आप आम आदमी या कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा तकलीफ दे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो। इसी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, पाकिस्तान की पॉलिसी इज वेरी क्लियर। उनकी पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें आपने कहा कि 30% वो वॉल्यूम जो है, अगर 100 गाड़ियां पाकिस्तान में बन रही हैं या बिक रही हैं, तो उसमें 30% 30 गाड़ियां वो EV पे लेके जाना चाहती हैं।
जी। ये दुनिया में अगर हम ईवी को मवाजना करें तो दुनिया में डेवलप कंट्रीज ने भी ईवी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज दी हैं। उसमें नंबर 1 चाइना भी है, अमेरिकन भी हैं और यूरोप के ममालिक में भी नजर आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान भी ये कोई यूनिकनेस नहीं है कि वो सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी दे रहा इसलिए कि नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। पाकिस्तान की सिचुएशन जरा डिफरेंट है क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप मुल्क है और एक IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है। ऐसी सूरत हाल में जब हम अपनी किसी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो उसमें हमारे लिए चैलेंजेस आते हैं क्योंकि रिजर्व का कमी की वजह से हम अगर ये इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ेगा ईवी की इनपुट्स पे, मैं चाहे वो CBU हो, CBO से मुराद आम आदमी के लिए कि बनी बनाई गाड़ी आ रही हो या उसके पुर्ज़ात यहाँ आ रहे हैं और उसको आपस में ज्वाइन किया जा रहा है, उसको असेंबली कहते हैं। इन दोनों सूरतों में आपको यहाँ से डॉलर्स बाहर भेजना पड़ता है। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो 2 व्हीलर्स की मार्केट है उसमें आपने देखा है कि 60+ आपके पास रजिस्टर हुए हैं, लाइसेंस दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और उसमें एक मौका दिया जा रहा है कि सब्सिडी ये कि अगर 1 लाख की गाड़ी होगी, मैं मिसाल के तौर पे बात बयान कर रहा हूँ, 1 लाख की मोटरसाइकिल होगी उसमें 20,000 गवर्नमेंट देगी, 80,000 आप ले लें और वो बैंक भी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के बैंक के साथ लाइसेंस क्रिएट कर ले कि इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाए। ये एक आम आदमी की, कंज्यूमर की चलाने की बात हो रही है। अब जब वो चलाएगा तो उसके सामने 2 प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसका चार्जिंग स्टेशंस कहाँ है एग्जैक्टली और उसके लिए जो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है मोटरसाइकिल का, आपको पता है कि मेजोरिटी जो आबादी है जो डेवलप सिटीज हैं वो फ्लैट्स में रहती है और उनकी पार्किंग नीचे है। कराची में दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनमें एक प्रॉब्लम है कि जो मोटरसाइकिल का की प्रोडक्ट है वो है उनका बैटरी सिस्टम, तो बैटरी सिस्टम को सिक्योर करें, उसकी चार्जिंग सिस्टम, तो ये वो चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर ऐसा लगता है कि 2030 तक का जो टारगेट दिया गया है कि 30% ईवी पर ट्रांसफर हो जानी चाहिए, ये बहुत ही एम्बिशियस लगता है। फिर 2040 पे चाहते हैं कि 90% हो जाए, 2060 पे चाहते हैं कि जीरो एमिशन के ऊपर हमारा ट्रांसपोर्ट चला जाए। क्या इसके पीछे आपको लगता है, चले हम सिर्फ 2030 के टारगेट की बात कर लेते हैं, आपको लगता है कि पीछे कोई एक थिंक टैंक बैठा था जिसने कैलकुलेशंस रन की, जिसने प्रोजेक्शंस की कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, आगे आने वाले सालों के अंदर हमारे पास ये अवेलेबिलिटी होगी और उसके बाद हम एक प्लान बनाकर ईवी के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे 30% तक? आपको लगता है कि वेल रिसर्च थी ये पॉलिसी या टारगेट? नहीं, इसमें 1-2 सवालात आपके सामने आते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया उसके जहन में एक बहुत बड़ा जो जाहिर है जो टीम होती है जिन्होंने एडवाइस की, उसमें सबसे बड़ा ये दे कि आपका पेट्रोल का बिल रिड्यूस हो जाएगा। एक चीज बड़ी क्लियर है जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया कि हम 30%, मगर इससे रिलेटेड जो दूसरी चीजें हैं ना शायद वो इग्नोर हुई। वो क्या चीज इग्नोर हुई कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं ये गाड़ियां तो आपके डॉलर्स जा रहे हैं, दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कॉस्ट आएगी, और तीसरा इस इंडस्ट्री से वाबस्ता सबसे बड़ा जो की प्लेयर हैं जिनको हम शायद इग्नोर कर रहे हैं वो इससे ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं जो पाकिस्तान में पिछले 40 साल में मुख्तलिफ शेप्स की गाड़ियों के कुछ पार्ट्स बना रहे हैं। जब आप CKD या SKD पाकिस्तान में असेंबली करेंगे तो उसमें लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को कितनी कंट्रीब्यूशंस मिल रही है या उनको रोल मिलेगा, वो इग्नोर है। जिसका इम्पैक्ट ये आ सकता है कि यार आने वाले कल में आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कंपनीज हैं वो शट डाउन हो जाए। नहीं सर, थैंक यू, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो इशू है हमारे पास ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स में भी एंड एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइड भी। 45 मिनट्स लगते हैं एक अदद गाड़ी को चार्ज होने के लिए, तकरीबन इतना कि आप उसको दोबारा यूज़ कर सकें, और तकरीबन 15 सेकेंड में 16 सेकेंड में आप पेट्रोल डलवा लेते हैं जो आपको उतनी ही यूजेज दे देता है। तो लोगों के अंदर भी स्प्लिट ओपिनियन है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अब वक्त हुआ जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन मनी मैटर्स बाय AKD, हमारा सेगमेंट देखने का। लेट्स गेट इनटू इट। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. ऑलराइट जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मनी मैटर्स बाय AKD एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम मकामी मालियाती मंडियों के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर जो कि है ना हमें गैर यकीनी और उतार चढ़ाव का एक प्रोसेस है जो नज़र आ रहा है, जो भरपूर रहा है। अच्छा, इस तरफ अगर देखा जाए तो मशरिक वस्ता में कशीदा सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो कि है वो ईरान और अमेरिका जो इस सूरत हाल के सेंटर पे हैं। दोनों ममालिक मुज़ाकरात के अंदर लंबा टाइम लेते जा रहे हैं और वो मुज़ाकरात एक जगह पे आके सेटल नहीं हो रहे। आपने हरमुज़ भी जो कि है ना वो इन खबरों के अंदर जुड़ी हुई है। इसी वजह से
आलमी मंडियों के अंदर तेल की कीमतें ऊपर की तरफ भी जा रही हैं और फिर जब कोई गुड न्यूज़ आती है तो वापस नीचे की तरफ भी चली जाती हैं। आपने डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या नहीं? मैंने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। इस वक्त सिचुएशन जनाब ये है कि कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से स्पेक्यूलेट जो है ना बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और वो स्पेक्यूलेशन अफेक्ट कर रही है इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स को भी और इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसको भी। इन्हीं बदलते हुए हालात के दरमियान आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें जो हैं उसके अंदर भी उतार चढ़ाव हमें देखने में नजर आ रहा है और सरमायाकारों का एतमाद जो है ना वो काफ़ी हद तक कम भी हो चुका है। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए एनालिसिस लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब मेमन साहब, ही इज रिप्रेजेंटिंग AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जरा बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताइए कि आज की क्या खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट से? अभी तक कुछ स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही जो बहुत अफेक्ट कर रही है इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स को भी, एंड देन अगर हम करंट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसको भी। क्या है राइट नाउ सिचुएशन? जी वेरी क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट्स भी बहुत थोड़ी सी डाउन है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है वहाँ पे भी, और लोग वेट कर रहे हैं कि टॉक्स का जो है अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो अगर तो क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट 1% भी हो जाती है डाउन तो कोई। सर मार्केट के बारे में कुछ सूरत हाल के बारे में आगाही दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या पार्ट्स हैं कि जिनमें इन्वेस्टमेंट बेहतर है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, और ओवरऑल मार्केट की पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए बड़ा क्लियर है, ऑयल प्राइसेस दोबारा से ऊपर हुई है और अनसर्टेनिटी है अभी भी, लेकिन मार्केट इज स्टिल होल्डिंग ऑन, यानी स्टेबल है मार्केट। थोड़ी बहुत डाउन 1000, 1500, 2000 तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी मार्केट नीचे जाती है, बट यह है कि वॉल्यूम कम है और लोग वेट कर रहे हैं कि टॉक्स जो है पोटेंशियली रीस्टार्ट हो जाए। तो अगर तो वो स्टार्ट होते हैं तो मार्केट जो है ना बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि टॉक्स का आउटकम क्या होता है, बट एक दफा टॉक्स रीस्टार्ट होंगे उस पे मार्केट जो है वो सेलिब्रेट करेगी कि जी एटलीस्ट टॉक्स हैव स्टार्टेड। अगर नहीं करती तो फिर मार्केट जो है फौरन से नहीं गिरेगी, लेकिन शायद अगले हफ्ते जाके कहीं पे आपको मेजर फॉल नजर आए अगर नहीं टॉक्स नहीं होते तो। अब बात आती है ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि अगर तो टॉक्स शुरू हो जाते हैं मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी, तो डिफेंसिव स्टॉक्स जो है वो अच्छे हैं जिनमें हाई डिविडेंड्स है, वो ज़्यादा बेहतर है। फौजी फर्टिलाइजर है, इंडस मोटर है, हब पावर है, इनमें डिविडेंड्स आपके 9-10% की डिविडेंड यील्ड है। तो उस हिसाब से उनको देखें। बैंक्स में जो है वो मीज़ान बैंक है, हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, ये स्टॉक्स बेहतर हैं। अब बात आती है कि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है, और अगर उस वक्त तक चीज़ें जो है वो सही नहीं होती, टॉक्स रीस्टार्ट नहीं होते और ऑयल प्राइस नीचे नहीं आती, तो उस सूरत में पोटेंशियली जो है वो या तो स्टेटस को होगा नो चेंज, या फिर 0.5% का इंक्रीज हो सकता है। लोग जनरली ये सोच रहे हैं कि शायद अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेंगे तो फिर मार्केट हिट लेगी। आई थिंक 0.5% पे मार्केट हिट नहीं लेगी। अगर 1% किया या 1% से ज्यादा किया तो फिर शायद मार्केट जो है वो जरा नीचे आए। शुएब साहब एक चीज बता दीजिए, मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए आप हमेशा ये बात करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। करंट सिचुएशन में स्टॉक मार्केट के बारे में आपने बता दिया, रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आज कल के दौर में अगर हम देखें तो? जी देखिए, पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान, यूएई और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आप देखें कि कॉन्फिडेंस क्राइसिस स्टार्ट हो गया है, और इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें। स्पेशली जो कराची है, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए उसकी कि हम कराची को रीबिल्ड करें।
जब हम कराची को रीबिल्ड करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी एंड इट कैन कॉम्पीट विद दुबई, कतर, बहरीन एंड सम अदर कंट्रीज। तो उस सूरत में जो है वो पाकिस्तान अच्छा कॉम्पीट कर सकता है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टीज में यू नो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, प्रॉपर्टीज में भी रहना चाहिए और उसके साथ स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपने बता दिया है। शुएब साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसके साथ ही जनाब जो है वो हो चुका है ख़त्म। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं वो महफूज भी रहनी चाहिए, तो शुएब साहब कह रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट के अंदर आप कर सकते हैं। रियल एस्टेट इतनी बुरी गेम नहीं होगा राइट नाउ, खसूसी तौर पर रियल एस्टेट, रेंटल्स। इसी के साथ आयशा यूसुफ और मुजम्मिल अली खान को इजाज़त दीजिए। सेम टाइम सेम चैनल फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।